खलीफा का खात्मा कैसे हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। खमनेई को मारने की एक एक डिटेल और इनसाइड स्टोरी, कैसे खमनेई को मारा गया। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने एक के बाद एक 1200 मिसाइलों से अटैक किया, 1200 मिसाइलों से हमला। जो अमेरिका और इजराइल ने जारी की है खमनेई के खात्मे के लिए जो हमला किया गया। और कुछ फाइटर्स ने टेक ऑफ किया। रात के वक्त इजराइल की तस्वीरें हैं ऑपरेशन खमनेई के खात्मे का। और देखिए उसके बाद कैसे खमनेई का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। एक बार एक साथ 30 मिसाइलें दागी गई हैं, यहां देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खमनेई यहीं पर मौजूद थे, बैठक कर रहे थे, अपने अधिकारियों के साथ थे। एक साथ 30 मिसाइल यहां आकर गिरी हैं, 40 कमांडर भी खमनेई के ढेर हो गए। और इस अटैक के बाद की तस्वीरें देखिए, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद की दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले से पहले की तस्वीर देखिए जरा, आपको सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर ढांचा नजर आ रहा है, और हमले के बाद आपको मलबा नजर आ रहा है और धूल नजर आ रही है। यह हमले के बाद की तस्वीरें। अब आपको बताऊं, इस एआई वीडियो के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे खमनेई को टारगेट किया गया। खमनेई एक पैलेस में मौजूद थे, अपने दफ्तर, अपने घर, अपने ऑफिस में मौजूद थे। अब देखिए जरा, अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा खमनेई को मारने का जो ऑपरेशन चलाया गया, कैसे उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान इजराइल में जंग के बीच शनिवार सुबह का वक्त था। जब हमला हुआ तब खमनेई अपने बड़े सरकारी कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। तेहरान के बीचों बीच यह ईरान का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि यहीं पर सुप्रीम लीडर खमनेई का घर और दफ्तर था। यहीं राष्ट्रपति का दफ्तर और सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर है। सत्ता और ताकत के इसी केंद्र में खमनेई अहम बैठक कर रहे थे, जिसमें खमनेई के सबसे करीबी और 40 बड़े अफसर मौजूद थे। अयातुल्ला खमनेई वहां ईरान की युद्ध रणनीति पर बात कर रहे थे। बस जैसे ही इस बात की खबर इजराइल और अमेरिका को लगी, जानकारी को कंफर्म कर तुरंत प्लान को एक्टिव किया गया, जिसकी जानकारी इजराइल अमेरिका के चुनिंदा अफसरों को दी गई। ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक के ऑपरेशन को हरी झंडी दी, और जब ईरान में सुबह के 9:40 हो रहे थे, तभी इजराइल से एक साथ कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट घातक बम और सटीक मिसाइलों से लैस थे। इजरायली अमेरिकी विमानों के उड़ान भरने के 5 घंटे 5 मिनट बाद खमनेई के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर धावा बोल दिया गया, जो तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। 30 मिसाइलों की बमबारी का टारगेट पहले से लॉक था, और उसके बाद खमनेई के ठिकाने पर विस्फोटक की बारिश कर दी गई। कुछ ही देर में पूरा सरकारी कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खमनेई की मौत हो गई। खमनेई के साथ हमले में करीब 40 ईरानी अधिकारी मारे गए, और इस पूरे ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, निगरानी।
राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वॉर रूम में ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। सुनिए जरा इस हमले के बाद क्या कहा नेतन्याहू ने। हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल कई बड़े नेताओं को मार गिराया है और हम इस सरकार को कई जगहों पर टारगेट करते रहेंगे। हमने उस जगह को टारगेट किया है जहां खामनेई थे। ये तानाशाह अब नहीं रहा। सुबह हमने आयतुल्ला सरकार के बड़े अधिकारियों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडरों और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े लोगों को खत्म कर दिया और हम ऐसा करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हम आतंकी सरकार के हजारों और ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अब देखिए जरा, खमनेई को इस पूरे ऑपरेशन में मार दिया गया, लेकिन वो कौन सी मिसाइल थी, किस मिसाइल से खमनेई पर अटैक किया गया? ये देखिए जरा, फाइटर्स में मिसाइल लगाई जा रही हैं। यही वो फाइटर हैं जिनसे हमला किया गया है। और देखिए जरा ये कौन सी मिसाइल है। दावा है कि टॉमहॉक और बंकर बस्टर मिसाइल हैं। इन मिसाइलों से हमला किया गया है। लगभग आधा दर्जन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खमनेई के लिए खास तौर पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जरा, वैसे तो अमेरिका और इजराइल के पास कई हाईटेक हथियार हैं, मिसाइल और बम का जखीरा है जो ईरान में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक खमनेई के ठिकाने पर 30 बम मारे गए। एक दो नहीं, एक के बाद एक 30 बम। ये अटैक इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से किए गए थे। बंकर बस्टर बम, सबसे पहले देखिए, इस B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम दागा जाता है। कहा जा रहा है कि खमनेई पर जो बम मारे गए हैं वो बंकर बस्टर बम थे। ये लेजर गाइडेड बम होते हैं जो अंदर तक जाकर ब्लास्ट करते हैं। GBU-28 बम 20 से 30 फीट और GBU-57 180 फीट तक जाते हैं, जो कंक्रीट पहाड़ और बंकर को भेद कर बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की घातक मिसाइल है। ये विस्फोटक बरसाती है। ये 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के टारगेट को उड़ाती है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर टॉमहॉक का इस्तेमाल किया गया है। अगला नाम है स्पाइक गाइडेड बम। इजराइल का बनाया हुआ यह बहुत ही विध्वंसक बम है और जो इजराइल फोर्स ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। यह सटीक होता है, टारगेट से 10 मीटर की दूरी तक गिरता है। बंकर या मजबूत इमारत को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इन बमों का इस्तेमाल किया गया है और अयातुल्ला खमनेई बहुत पहले से अमेरिका को चुनौती और चेतावनी दे रहे थे। सुनिए जरा। मैं शहीद हो जाऊंगा, जंग चलती रहेगी। मेरी जिंदगी की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। मेरा शरीर कमजोर है, मेरे पास थोड़ा सा स्वाभिमान है जो आपने मुझे दिया है। मैं ये सब दांव पर लगाता हूँ, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको बताऊं कि सिर्फ खमनेई अकेले नहीं है, ईरान में और भी लोग मारे गए, यानी और बहुत से लोग, जिसमें 40 कमांडर बताए जा रहे हैं। 40 कमांडर्स मारे गए। आइए आपको बताऊं कि आखिर ये 40 कमांडर्स के अलावा खमनेई के परिवार के लोग मारे गए, उनकी बेटी, उनकी बहू और उनके दामाद। सबसे पहले देखिए, खमनेई की बेटी, इजरायली हमले में परिवार के कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। खमनेई के साथ मिसाइल अटैक में एक बेटी की मौत हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी 2 बेटियों में से किसकी मौत हुई है। बुशरा या हुदा में किसी एक की मौत का दावा किया जा रहा है। बहू, इस हमले में खमनेई की बहू जहरा अदील भी मारी गई है। जहरा खमनेई के दूसरे बेटे मुश्तबा खमनेई की पत्नी है। कहते हैं पर्दे के पीछे से मुश्तबा ही ईरान की सत्ता चला रहे हैं। जहरा पूर्व संसद सभापति रहे गुलाम अली की बेटी थी। उन्होंने 1987-88 तक ईरान इराक युद्ध में सेवा दी थी। दामाद, कुछ दावों के मुताबिक हमले में मिसबाह अल हुदा बघेरी की भी मौत हुई है। वो सुप्रीम लीडर खमनेई की छोटी बेटी हुदा खमनेई के पति थे। मिसबाह ईरान के प्रभावशाली धर्मगुरु मोहम्मद बागेर बघेरी के बेटे थे। बघेरी ईरान की विशेषज्ञों की परिषद के सदस्य रह चुके हैं। यही
वो शक्तिशाली परिषद है जो सुप्रीम लीडर का भी चुनाव करती है ईरान में। दामाद के भाई अमेरिका के साथ परमाणु डील में मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। पोता पोती खमनेई परिवार में काफी संख्या में बच्चे हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अभी तक हमले में मरने वाले परिवार के सदस्यों के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि किस बच्चे की मौत हुई है, सिर्फ बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। सुनिए जरा इन मौतों पर भारतीय धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने उनको शहीद किया है, उनका मर्डर किया है। आलमी अदालत में जो हमारी वर्ल्ड कोर्ट है उसमें इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए। खुद नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने इनको शहीद नहीं किया बल्कि खुद अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दी उन्होंने। और इंशाल्लाह इनकी मौत भी इंतहाई बदतरीन मौत होगी, ट्रम्प की भी, और बदतरीन मौत होगी नेतन्याहू की भी, और इनको अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगी। ये अमेरिका हो और इसराइल, ये दोनों जालिम हैं, जाबिर हैं, और ये लोग चाहते हैं ईरान में तख्ता पलट हो जाए। मगर ईरान में तख्ता पलट करना अभी इतना आसान नहीं है। अब ईरान के लिए और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए करो और मरो की स्थिति होगी, और अब ये जंग और ज्यादा भयानक होगी। अब सोचिए जरा, जिस वक्त बम गिर रहे थे खमनेई के ऊपर, उस वक्त ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप वॉर रूम में बैठे थे, ईरान पर अटैक हो रहा था। ट्रंप अपने वॉर रूम से हर चीज पर नजर रखे हुए थे। ट्रंप को पता था कौन सी मिसाइल कहां गिरने वाली है, बाकायदा प्रेजेंटेशन ले रहे थे, समझ रहे थे कैसे उनकी सेना एक्शन लेने जा रही है। ट्रंप वॉर रूम में थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, नेतन्याहू कहां थे? नेतन्याहू अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे और हमले के बाद अफसरों को बधाई शुक्रिया कह रहे थे। इस पूरे हमले को अंजाम देने में खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खुफिया एजेंसी सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर सटीक प्लान बनाया और टारगेट सेट किया। उनके पास सटीक जानकारी थी कि खमनेई किस वक्त कहां मौजूद होंगे, उसी वक्त वहां अटैक किया जाएगा। Definitely been a preparation process that was short, intensive, but of the highest quality. I'm sure you'll do a great job. There's a lot of experience in this room, I think. अब देखिए कैसे CIA और मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। ट्रंप को सब पता था। खमनेई की मौत का रास्ता CIA मोसाद ने बताया। CIA अमेरिका की सबसे अहम केंद्रीय एजेंसी है। मोसाद इजरायली इंटेलिजेंस की रीढ़ मानी जाती है जो खुफिया ऑपरेशंस को सटीक तरीके से अंजाम देती है। दावा है CIA ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई है क्योंकि CIA कई महीनों से खमनेई पर नजर रखे हुए थी। खमनेई की हर गतिविधियों की बारीकी से जानकारी जुटाई जा रही थी, जैसे खमनेई कितने ठिकानों पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। पिछले साल हुए युद्ध के दौरान भी CIA ने ही ये कहा था, पता लगाया था कि दबाव में खमनेई कैसे और क्या करते हैं। वो अपने कमांडर्स और IRGC के से किस तरह संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। उसी जानकारी को इस बार भी CIA ने इस्तेमाल किया। फिर खमनेई की दिनचर्या, पूरे रूटीन को समझने में महारत हासिल की। तभी एजेंसी को पता चला कि तेहरान में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बड़े सरकारी कैंपस में ईरान के कई बड़े अफसर मिलने वाले हैं। जानकारी में तब सबसे जरूरी हुई जब यह पता चला कि इस बैठक में खमनेई भी आने वाले हैं। CIA की यह जानकारी पक्की और पूरी तरह से सटीक थी। अमेरिकी एजेंसी ने इनपुट को तुरंत इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाया, जिसके बाद इजराइल अमेरिका ने हमले का पूरा प्लान बदल दिया क्योंकि पहले रात के अंधेरे में खमनेई को टारगेट किया जाना था, मगर बैठक का पता चलते ही हमले की टाइमिंग सुबह कर दी गई ताकि एक ही झटके में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके। हुआ भी यही। सटीक जानकारी से ईरानी सुप्रीम कमांडर मारे गए। सुनिए जरा इस पूरे ऑपरेशन पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आप देख लिया था, उन्होंने खुद, राष्ट्रपति भी कह रहे हमको CIA काफी इंटेलिजेंट इनपुट दे दिया इसराइल के लिए। उन्होंने काफी ट्रैक भी किया था। 30 टन का बॉम्ब ले गया था, वहां पर बम्बार्डमेंट करा दिया था। उन्होंने कह रहे तो एवरीबडी इन दैट मीटिंग मारने के लिए तैयार है, तो एवरीबडी डाइड। तो इसलिए ये तो अमेरिकन में एंड इजराइल में उसकी टेक्नोलॉजी दोनों का करा सकते, उसके जॉइंट हैंड भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी दोनों बराबर है। और इजराइल में इसके अलावा भी करा दिया था,
मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज किया था, उन्होंने उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन भी बनाया था, इसलिए उनकी सिस्टम है तो प्रोग्रेस वाला जो स्पाइंग डिवाइस है वो ऐप सारी दुनिया में के मालूम है इजराइल ही है, अमेरिका में भी नहीं है उसके हाथ में। तो ये सीआईए और मोसाद का ऑपरेशन कामयाब रहा और इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा, खमनेई के मारे जाने के बाद उनका बयान आया, खमनेई को ट्रंप ने इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्ति बताया। ट्रंप ने कहा इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्ति मारा गया। यह न केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है बल्कि अमेरिकियों और दुनिया के देशों के लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खमनेई और उसके खूनी गिरोह ने मार डाला था। हमारी खुफिया एजेंसियों और अत्याधुनिक सिस्टम से वो बच नहीं सका। ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस पाने का यह बड़ा अवसर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायली पीएम ने सबसे पहले खमनेई के मारे जाने का दावा किया। हमलों में खमनेई के कंपाउंड को नष्ट कर दिया गया है। इसके कई संकेत हैं कि खमनेई अब जिंदा नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की, हमले से उन्हें खुद को अत्याचार से मुक्त करने में मदद मिलेगी। ईरान के लोगों को अब सड़क पर उतर जाना चाहिए। ईरान में इस्लामी शासन को गिरा देना चाहिए। ये कुछ करने का अवसर है। हाथ पर हाथ रखकर न बैठें, आपको इस शासन को गिराना है और मिटाना है, ये नेतन्याहू कह रहे थे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, ईरान बदला लेगा। खमनेई की हत्या का बदला लेना ईरान का हक और जिम्मेदारी भी है। खमनेई की हत्या को मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग बताया। इसे खासकर शिया समुदाय के खिलाफ खुली लड़ाई माना जाएगा। अपराध के जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कानूनी अधिकार है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, ट्रंप। अब एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वो देना चाहता है जो आप चाहते हैं। अब देखना है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिका आपकी पूरी ताकत और फोर्स के साथ मदद कर रहा है। ईरान के सभी विविध लोगों, फारसी, कुर्द, अजेरी, बलूच और इस अद्भुत राष्ट्र के बाकी सभी नागरिकों, आपके पास एक नया और स्वतंत्र ईरान बनाने का बढ़िया मौका है। अब अपनी नीयत अपने हाथों में लें। अब देखिए जरा, जैसे ही पता चला कि अयतुल्लाह खमनेई की मौत हो गई, उसके बाद देखिए जरा, ईरान में न्यूज एंकर को खबर देनी थी तो वो खुद फूट फूट कर रो। पूरे ईरान में मातम और गुस्सा नजर आ रहा था। ईरान में अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मुस्लिम देशों पर अटैक करने लगा ईरान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दुबई की। दुबई में अमेरिकी एजेंसी पर हमला किया गया, ये वो तस्वीर है। ये दुबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है अमेरिकी खुफिया एजेंसी थी, उस पर अटैक किया गया। इसके बाद देखिए जरा, न सिर्फ दुबई बल्कि दूसरा मुस्लिम देश बहरीन में एक के बाद एक कई हमले किए गए ईरान की तरफ से। कतर पर किए गए, लेकिन वहां डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। कतर में अमेरिका का बेस भी है और डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही गिरा दिया। इसके अलावा दुबई पर अटैक हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुर्ज खलीफा के पास बाकायदा मिसाइल जाती दिखी। आइए अब आपको बताऊं कितने मुस्लिम देशों को टारगेट किया है ईरान ने। ये वो मुस्लिम देश हैं जिसमें अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ये ईरान का नक्शा आ गया है। ईरान से लगा हुआ आप देखिए यूएई में अबू धाबी और दुबई पर अटैक किया है ईरान ने। इसके अलावा सऊदी अरब के रियाद पर ईरान ने अटैक किया है। साथ ही कतर के दोहा में भी अटैक किया है। कुवैत की कुवैत सिटी में ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल अटैक। जॉर्डन में अम्मान और मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस है अमेरिका का, उस पर अटैक किया गया है। बहरीन के मनामा में भी अटैक हुआ है ईरान की तरफ से। एक हमला इजराइल के तेल अवीव समेत कई और शहरों में भी हमले किए गए हैं। इराक के बगदाद में ईरानी हमला हुआ। इराक में भी अमेरिकी सैन्य बेस है। सीरिया के स्वेदा में भी ईरान ने हमला किया है। ये वो देश आप देख रहे हैं जिन जिन जगहों पर ईरान ने अटैक किया है।
जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन सब जगहों पर हमले हुए। जरा ईरान ने दुनिया के किस किस मुस्लिम देश पर हमला कर दिया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ईरान ने हमलों के बीच यूएई पर ताबड़तोड़ अटैक किए। ईरान ने यूएई पर 37 मिसाइलें और 209 ड्रोन दाग दिए, जिसमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर भी हमला किया गया है। इसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। द पाम होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। दुबई के जबेल अली बंदरगाह पर भी हमला किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टूरिज्म हब है और इसका एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल हब में से एक है। अमेरिकी एयरबेस अल धफरा पर ईरान ने मिसाइल गिराए हैं, जो यूएई में है। यह अबू धाबी के दक्षिण में लगभग 32 किलोमीटर दूर मौजूद है। अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा देखिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का हमला हुआ। रियाद में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। सुरक्षित माने जाने वाले सऊदी अरब में हमले ने तहलका मचा दिया। रियाद में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। कई मिसाइलों को सऊदी अरब ने मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा देखिए कतर पर ईरान ने 65 मिसाइलें दागी। कतर ने इसके साथ 12 ड्रोन हमलों की भी पुष्टि की है। अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद पर ईरान ने मिसाइल दागी है। कतर ने ईरान के कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके हुए। कतर में 11 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कतर के अलावा कुवैत, पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 27 बेस पर हमला हुआ। इसमें कुवैत में अमेरिकी बेस पर भी मिसाइल दागी गई हैं। ईरानी हमलों के बाद कुवैत में अचानक सायरन बजने लगे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा है और इस हमले में कुछ कर्मचारी घायल हुए। अली अल सलेम एयरबेस और अब्दुल्ला मुबारक को निशाना बनाया गया है। दोनों जगहों पर अमेरिकी नौसैनिक के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है इजरायली फोर्स। हमने ईरानी सरकार, कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस पर जोरदार हमला किया है। हमने अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे सामने अभी कई और लक्ष्य हैं। इजरायली सेना ने 1 मिनट के भीतर ईरान के 40 कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया है। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या। न सिर्फ ईरान ने मुस्लिम देशों को टारगेट किया, बल्कि ईरान पर जो इजरायली हमले हुए उसमें ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान का एक स्कूल है। इस स्कूल में बच्चियां पढ़ती थी। दावा है 85 से 90 बच्चियों की मौत हो गई है इस हमले में। दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ। कितना नुकसान ईरान को हुआ और इजराइल को। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए। ताबड़तोड़ हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल अमेरिका के हमले में 750 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्राओं की मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले के बाद कई सरकारी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं। अमेरिका ने ईरान के एयरबेस पर खड़े एक विमान को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में ईरान का एक ग्राउंड रडार भी पूरी तरह नष्ट हुआ है। ईरानी सेना से जुड़े कई ठिकानों को इजराइल अमेरिका ने निशाना बनाया। हमले में रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी मारे गए। साथ ही आईआरजीसी प्रमुख मोहम्मद पकवोर की हमले में मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के 40 कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी हमले में मारे गए। ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। तेहरान हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में 7 जगहों पर हमले हुए। इजराइल को भी नुकसान हुआ। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में इजराइल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तेल अवीव में ईरान ने कई जगहों पर मिसाइल की बारिश की है। लगभग 40 इमारतों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में कई जगहों पर मिसाइल और मलबे गिरे हैं मिसाइल के। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए हैं। सुनिए जरा हमारे सहयोगी आदित्य राज गौल जो कि इजराइल में है, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी इंडिया उस लोकेशन पे अब पहुंच गया है इजराइल के टेल अवीव में, जहां कल रात हमला हुआ था
और हमने देखा कि एक महिला की मृत्यु हुई और 25 लोग इस हमले में घायल हुए। ये ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो दागे गए थे इजराइल में, उसमें से एक जो है मेरे पीछे जो है बिल्डिंग है यहाँ पर आ गिरा था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई जो कि 40 वर्ष की थी और 25 लोग उसमें घायल हुए। कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन सुबह से ही हमने देखा एक नया प्रहार, जब कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत में कई मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन गिराए गए। इसमें यूएई में अभी तक 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। दुनिया भर से खबरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन चल रहे हैं शिया समुदाय से, लेकिन ईरान ने प्रतिज्ञा ली है कि वो इसका बदला लेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के दावे पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर कोई हमला नहीं हुआ है, अमेरिका का कहना है। अब्राहम लिंकन से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने दावा किया था ईरान की तरफ से कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर यह मिसाइल दागी गई है, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है उसका युद्धपोत पूरी तरह से सुरक्षित है। दावे झूठे हैं और गलत हैं। बताऊं कि आखिर सवाल यह है कि इस पूरे बवाल में पाकिस्तान चुप क्यों है, उसकी जुबानें क्यों सिली हुई। खमनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में कई जगह हिंसा हो रही, कराची से इस्लामाबाद तक जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ईरान में हमले को लेकर एक बार फिर फंस गया है। खुलेआम ईरान पर हमले का विरोध कर नहीं सकता। अमेरिका से करीबी दिखाने के चक्कर में विरोध करना मुश्किल है। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा खुद को समझता है, लेकिन ईरान के मुद्दे पर पाक पीएम शहबाज ने घड़ियाली आंसू बहाए। शहबाज शरीफ ने ईरान पर किए गए इजरायली हमलों की निंदा की, साथ ही तेहरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की भी निंदा की गई। ईरान के साथ कभी पाकिस्तान के बेहतर संबंध हुआ करते थे। ईरान पाकिस्तान से परमाणु क्षमता हासिल करना चाहता था। ईरान पाकिस्तान में परमाणु बम को लेकर भी डील हो गई थी, लेकिन बाद में दोनों देशों में परमाणु बम पर बात नहीं बन पाई। 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी थी। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए थे। हाल में पाकिस्तान के अमेरिका से संबंधों की वजह से भी ईरान से दूरी बनाई। ईरान पाक में तनाव की एक वजह शिया सुन्नी फैक्टर भी है। ईरान में जहां 90-95% शिया मुस्लिम आबादी है, जबकि पाकिस्तान में 90% से अधिक सुन्नी आबादी है। भारत ईरान की करीबी की वजह से भी पाक ईरान में टकराव की स्थिति है। ऊपर जो अटैक हुआ उस पर दुनिया के देश क्या कह रहे हैं, यह मैं आपको बताऊं। सबसे पहले रूस, पुतिन कह रहे हैं खमनेई की हत्या के बाद ईरान के समर्थन में रूस आ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हत्या को घृणित हत्या बताया है। खमनेई और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय नैतिकता के मानदंडों का उल्लंघन बताया है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की है। साथ ही ईरानी राष्ट्रपति को एक आधिकारिक पत्र भी भेजा है। पुतिन ने खमनेई को एक महान नेता करार दिया है। उन्होंने रूस ईरान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खमनेई की हत्या पर चीन का भी बयान सामने आ गया है। चीन ने बातचीत के बीच इस हमले को गलत बताया है। सर्वोच्च नेता खमनेई की खुलेआम हत्या की निंदा की है। इसे ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया है। अमेरिका इजराइल से तत्काल हमले रोकने की मांग की है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी ईरान के समर्थन में आ गए। ईरान पर हमला कर अमेरिका की दबंगई का जिक्र किया है। यह हमला ईरान के अधिकारों का उल्लंघन है। किम जोंग ने कहा अमेरिका से यही उम्मीद थी। उनका रवैया हमेशा साम्राज्यवादी और दबंग रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमलों पर दुख जताया है। ईरान पर किए गए हमलों से वो दुखी और चिंतित हैं। इस सैन्य कार्रवाई को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इससे क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा हो सकता है, ये एर्दोगन का कहना है। हमारे हमलों में ईरान के 48 नेता मारे गए हैं। हम इतनी सफलता मिली है हमें कि कोई सोच नहीं सकता। ट्रंप कह रहे हैं हमने इतने हमले किए हैं, इतने अटैक किए हैं कि ईरान के 48 नेता मार गिराए हैं। कामयाबी उम्मीद से ज्यादा मिली है, जो सोचा था उससे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान में स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण है। इस बीच कई भारतीय छात्र जंग के बीच ईरान में फंसे हुए हैं। ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट में भी कई भारतीय फंसे हैं। 2 दिन के अंदर मिडिल ईस्ट से 800 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इस बीच जंग में फंसे भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।
जरूरत के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। साथ ही मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1200 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। पहले भारतीय छात्रों की संख्या 3000 से ज्यादा थी, लेकिन कई लोग फरवरी के एडवाइजरी के बाद भारत लौट आए। दरअसल 5 मार्च को ईरान में 2 मुख्य मेडिकल परीक्षाएं थी। बहुत से छात्र इन्हीं एग्जाम के लिए ईरान में रुके और फंस गए। इसमें सबसे ज्यादा छात्र जम्मू कश्मीर, यूपी और केरल के हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सभी लोग सरकार से छात्रों को निकालने की मांग कर रहे हैं। ईरान में फंसे छात्रों ने भी बमबारी के बीच वीडियो जारी किया। एक छात्र ने कहा, यहां हर 15 मिनट में धमाके हो रहे हैं। मिसाइल अटैक की वजह से हम सब घबराए हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाए। फ्लाइट कैंसिल हो गई, वहाँ पे यूज शुरू हो गया है ईरान का, इजराइल का, तो वही हिसाब से वो लोग आने में बहुत परेशान है। और उन सबको गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पे इंडिया में भेजने की बंदोबस्त कर दे हुए, ऐसा हमारी गुजारिश है। ये नहीं, हम वैसे सुरक्षित है, कोई परेशानी की बात नहीं है और यही दिलासा दिया है। लेकिन उसने ये बोला है कि यहाँ पर जो है वैसे बमबारी हुई है और बस एक यहाँ पर रोने की आवाज़ें बुलंद सदाएं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ पर। और हमारे खामनेई साहब की शहादत की खबर भी उन्होंने दी कि उनकी शहादत हो गई और यहाँ पे गम का माहौल बहुत ज़्यादा है और रोने की सदाएं आ रही हैं। बस भी हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो कोई इंतज़ाम करेगी। अलग इस वक्त तो एयरबेस सारे बंद हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि इंडिया की गवर्नमेंट इसमें पहल करेगी और कोई ना कोई हल निकालेगी कि उनको स्पेशल फ्लाइट से लाएं। मेरा तो बहुत दिल परेशान हो रहा है जब से लड़ाई छिड़ी है। मैं चाहती हूँ सरकार से हमें हेल्प मिले, मेरे बच्चों को यहाँ, मेरी बेटी, दामाद, नवासी को बुलाया जाए। तो न सिर्फ अकेले ईरान में, बल्कि जिन मुस्लिम देशों पर ईरान अटैक कर रहा है उसमें भी भारतीय रहते हैं, भारतीय काम करते हैं, नौकरी करते हैं और इनकी तादाद लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं, इन अलग अलग देशों में रहते हैं। इराक में 18,000 भारतीय हैं, कुवैत में 10 लाख, लेबनान में 3,000, जॉर्डन में 20,000, बहरीन में 3.5 लाख, सऊदी अरब में 27 लाख भारतीय, ओमान में 8 लाख हैं, यूएई में 35 लाख भारतीय, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी यूएई में, कतर में 8 लाख, ईरान में 10,000 हैं और कुवैत में 10 लाख हैं। पीवी सिंधु फंसी हुई है दुबई में, वो क्या कह रही हैं? थैंक यू ऑल हु हैव। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमसे संपर्क किया और हमारा हालचाल पूछा। मैं बेंगलुरु से इंग्लैंड जा रही थी, वहाँ मुझे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, लेकिन दुबई में हमारे फ्लाइट के लैंड करते ही हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए। थोड़ी देर बाद हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया गया। तेहरान से जो तस्वीरें आई, तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए रात को झंडे लेकर ईरान के। तो कहीं देख रहे हैं आप मातम हो रहा है, कहीं जश्न हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से आई। ऑस्ट्रेलिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो जश्न मना रहे थे, जो रजा पहलवी समर्थक हैं। इस्फहान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस्फहान जहां न्यूक्लियर भी ईरान का था, वहां भी देखिए जरा लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जरा ईरान में आपने मातम देखा, अब ईरान में ही जश्न देखिए जरा। ईरान के ही कर्ज में लोग जश्न मना रहे थे कि खमनेई की मौत पर कहीं मातम और कहीं जश्न। मातम इसलिए कि खमनेई दुनिया में शिया समुदाय के सबसे बड़े लीडर थे, इसी वजह से दुनिया भर के शिया समुदाय में शोक है। दुनिया में इस वक्त जितने भी मुस्लिम देश हैं और उसमें से ईरान ही एकमात्र शिया बहुल मुल्क है। आंकड़ों की माने तो ईरान में लगभग 90% शिया आबादी है। खमनेई की मौत इजराइल अमेरिका के हवाई हमले में हुई है, इसलिए खमनेई समर्थक इसे शहादत मान रहे हैं।
समर्थकों का मानना है कि खमनेई इस्लाम के रक्षक थे। खमनेई ने गाजा में हुए इजरायली हमलों का विरोध किया और अमेरिका के दबाव के बाद भी परमाणु कार्यक्रम जारी रखा गया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह, हमास, हूती को भी समर्थन दिया। ये सभी संगठन इस वक्त खमनेई की मौत से दुखी हैं। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही 7 दिन का पब्लिक हॉलिडे की भी घोषणा हुई है। इसके अलावा इराक में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ ईरान के और दुनिया के कई हिस्सों में खमनेई की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में भी लोग ट्रंप, नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं। जश्न मनाने वाले लोगों वो लोग हैं जो कट्टरपंथ के खिलाफ रहे। ईरान में बीते कई दिनों से खमनेई का विरोध भी हो रहा था। लोग कट्टर इस्लामिक सत्ता के खिलाफ भी सड़कों पर थे। हिजाब विवाद, आर्थिक संकट को लेकर भी युवाओं में गुस्सा था। खमनेई के खिलाफ प्रदर्शन में हजारों लोग मारे भी गए, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जगी है। लोग चाह रहे हैं कि ईरान में खुले विचारों को कुचला ना जाए और खमनेई की मौत के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हो। इसी वजह से जगह जगह उनकी मौत पर जश्न भी हो रहा है। सुनिए जरा शिया धर्मगुरु क्या कह रहे हैं इस पर। कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। जो इसराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है। मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। और देख रहे हैं आप कि किस तरह से दुनिया में जश्न और मातम हो रहा है। भारत में भी बहुत से शिया रहते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आपको जम्मू की दिखा रहा हूं। शिया समुदाय सड़कों पर उतरा था। जम्मू कश्मीर के ही रामबन से तस्वीरें आई जहां अमेरिका का पुतला जलाया गया, ट्रंप का पुतला जलाया गया, इजराइल का पुतला जलाया गया। कितने हुसैनी मारोगे, घर से हुसैनी, कितने हुसैनी मारोगे, घर से हुसैनी निकले, कितने हुसैनी मारोगे, घर से हुसैनी निकलेगा। अल्लाहू देखिए जरा, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अच्छी खासी शिया बहुल आबादी है। वहां के शिया भी सड़कों पर थे। लखनऊ के बाद आपको देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में भी शिया मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए इसका भारत पर असर क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं अयातुल्लाह खमनेई के बारे में, कैसे वो इतने बड़े लीडर बन गए जिसका चारों तरफ आप देख रहे हैं मातम भी है, गुस्सा भी है लोगों में। खमनेई की मौत से एक शक्तिशाली अध्याय का अंत हो गया है। खमनेई पिछले 37 सालों से बतौर ईरान के मुखिया काबिज थे। वो ईरान के सबसे बड़े नेता होने के नाते शिया मुस्लिमों के बड़े लीडर थे। वही ईरान की सरकार, सेना, समाज और अर्थव्यवस्था के भी प्रमुख थे। संविधान के मुताबिक उनके फैसले, आदेश हर ईरानी के लिए मानना जरूरी था। 1939 में जन्मे खमनेई साधारण मौलवी परिवार से ताल्लुक रखते थे। कम उम्र में मजहबी शिक्षा शुरू कर वो 11 साल में मौलवी बन गए। उनकी मुलाकात इस्लामी क्रांति के जनक अयातुल्लाह खुमैनी से हुई।
खुमैनी के विचारों ने खामनेई की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। वो धीरे धीरे खुमैनी के सबसे भरोसेमंद शागिर्दों में से एक बन गए और 1960 के दशक में उन्होंने ईरान के शाह के खिलाफ बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। कई बार जेल गए लेकिन विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। 1979 में इस्लामी क्रांति सफल हुई तो नई सरकार में मजबूत बनकर उभरे। उन पर बम से हमला हुआ जिसमें उनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया। 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने और करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ तो खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए। खामनेई की संपत्ति को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे किए जाते हैं। ब्रिटिश समाचार एजेंसी के मुताबिक उनके पास 8.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, जबकि कुछ रिपोर्ट में 18 लाख करोड़ की संपत्ति का भी दावा किया गया है। हालांकि इन दावों पर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है। सुनिए जरा हिंदुस्तानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम लानत करते हैं अमेरिका इसराइल पे, जियो के रहबर को मारा टुकड़ों में करके। वो शेर था, हिम्मती अकेले मारा होता सामने आके। ये कल भी अली की पुष्ट पे वार करने वाले थे, आज भी धोखे से मारा मेरे शेर को। औकात नहीं थी कि जंग के मैदान में आते, अरे वक्त नहीं था हंगामे का या किसी तरीके के हमले का। इसकी सत्यापिट है, जैसे मेरे इमाम को मारा पेशे इमाम को मौला। तुम कितने खामनेई को मारोगे जालिमो, हर घर से खामनेई उभरेगा। मेरा शेर खामनेई वो शेर था, आखिरी सांस तक डटा रहा जालिमो। तुम गद्दार हो जालिमो, सामने आके हमला किया होता, पीछे से वार किया तो क्या किया जालिमो, तुम जीत गए। कभी नहीं जीतोगे जालिमो, कभी नहीं। आपने शुरू से ही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जो किसी ने नहीं उठाई। कोई भी मुल्क नहीं बोला इसके बारे में सिवाय खामनेई के, क्योंकि खामनेई एक दिलेर और मजबूत और डरपोक नहीं है। आज बहुत दुख का दिन है। हमारे रहबरे मौजूद सैयद इमाम खामनेई शहीद हो गए, कुछ नहीं। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी शहादत दी, वैसे ही आज हमारे रहबरे मुअज्जम ने अपनी शहादत दी, ताकि हम इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उठ। अब सवाल यह, भारतीयों को आपने सुना, भारतीय शिया समुदाय को, लेकिन भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग का। ईरान समेत पूरा मिडिल ईस्ट बड़ा तेल उत्पादक भी है। फिलहाल भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसमें से 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इराक, सऊदी, यूएई, कुवैत से तेल सप्लाई होती है। जंग के बीच ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकता है, जो तेल का रूट है। यह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक का तेल, गैस यहीं से आता है। इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा और उसके बाद दाम बढ़ेंगे। सिर्फ तेल ही नहीं, बाकी चीजों के दाम भी आसमान छुएंगे, महंगाई बढ़ेगी। भारत ईरान से केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात करता है, साथ ही ताजे फल और सूखे मेवे जैसी चीजें भी आयात होती हैं। कांच और कांच के सामान भी इसमें शामिल हैं, इनके दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार, युद्ध की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट दिखेगी। जंग की वजह से लोग शेयर बाजार से पैसा निकालना चाहेंगे, इससे दबाव बढ़ेगा। कल बाजार नुकसान के साथ खुल सकता है। सोना और चांदी, अगर शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में उछाल आपको दिखेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे ही हलचल बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख कर लेते हैं। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं इस जंग पर। भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है, मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर इसमें इस वक्त उनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि जो वहाँ के लोग हैं उनका दिल भी हमारी तरह इस वक्त रो रहा होगा जो ईरान में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम पसंद करते कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की रजीम, बट
उसके हिसाब से वो एक सॉवरेन नेशन है और ये एक अनप्रोवोक्ड अटैक था और वहां से बच्चे लोग 80 से ऊपर एक स्कूल में मारा गया। और आइए अब आपको बताता हूं कि खमनेई के बाद अगला नेता, अगला सुप्रीम लीडर होगा। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है। रहबर का मतलब मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। 88 मौलवियों की असेंबली इसका चुनाव करती है। दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी ऐसे देश हैं जहां धार्मिक नेता सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा ठीक वैसा ही है जैसा दर्जा वेटिकन सिटी में पोप को हासिल है। अब तक खमनेई बतौर सुप्रीम लीडर ईरान के मुखिया थे। अमेरिका, इजराइल ने सर्वोच्च नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन ईरानी सिस्टम ऐसे झटकों को झेलने के लिए बना है। वहां हर पद के लिए उत्तराधिकार के स्तर पहले से तय है। खमनेई के मरने के बाद एक अस्थायी समिति सक्रिय हुई है जिसमें देश की सत्ता संभालने के लिए 3 अहम लोग हैं: राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के धर्मगुरु। ये तीनों ही ऐसे हालात में देश का कामकाज संभालते हैं। ईरान के संविधान के मुताबिक उन्हें यह शक्ति हासिल है ताकि देश की सरकार और सिस्टम बिना रुके चलता रहे। ईरान में यह अस्थायी परिषद तब तक काम करती है जब तक असेंबली नए सुप्रीम लीडर को नहीं चुन लेती है। खमनेई के बेटे मुश्तबा इस पद पर चुने जा सकते हैं। ईरान की सरकारी मीडिया समेत कई जगह ये रिपोर्ट्स थी क्योंकि उन्हें 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी थी। बीमार होने पर खमनेई ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मौजूदा हालात में खमनेई के बेटे सुप्रीम लीडर नहीं बने बल्कि गार्जियन काउंसिल में शामिल अराफी, ये अराफी देख रहे हैं, अराफी को कमान मिली है। 67 साल के अराफी ने कई अहम पद संभाले हैं और वो भरोसेमंद हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर की फोर्स IRGC का भी समर्थन हासिल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान को अभी जो डिफेंस में लीड कर रहे हैं वहां के कानून के हिसाब से वहां के प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और उसके बाद में एक गार्डियन काउंसिल के एक पर्सन जो है उसको लीड करेंगे। वो लोगों की तरफ से भी और दूसरे सब लोगों की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह के बयान अपनी अवाम के नाम आने लगे हैं कि ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है, ये जंग जल्दी चलने वाली है। एक अहम चीज जो महसूस की जा सकती है यहां ईरानी अवाम के दरमियान में और ईरानी ऑफिशियल्स के दरमियान में कि वो अब हर तरह का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ में बड़े घाव भी और बड़ा नुकसान पहुंचाने का अज़्म और इरादा रखते हैं। तो ये पूरी डिटेल और पूरी इनसाइड स्टोरी थी। कब तक जंग चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये अभी जंग आगे काफी वक्त तक चलने वाली है।